ओके, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो हमने 5th चैप्टर जो कल जिसकी मैंने रीडिंग आपको दी थी और आज आपको याद है ये अच्छी तरह से। तो मैं बाद में भी इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? सर। तो ये है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, यानी वो शख्स, मैन का मतलब आदमी, एम्पावर करना होता है यानी जब कोई शख्स जो है किसी तरह से उसके पास कोई ख़ास ताकत नहीं है तो उसको वो ताकत दे दी जाए। अब यहाँ एक आगे दिया हुआ है कि किन को इसने ताकत बख्शी। इसने अंधों को ताकत, ब्लाइंड के मिशवाना। और जब हम ब्लाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो हमें ये मतलब समझना चाहिए कि जिसकी दोनों आँखों की रोशनी नहीं होती है। समझ आई बात? तो अब उनको कैसे एम्पावर करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनके लिए ये होती है कि उनके लिए एक ऐसा काम किया जाए कि उनकी आंखों की रोशनी के एवज कोई ऐसा चीज़ उनको दे दिया जाए जो उसका नीमल बदल हो। यानी ये बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसने क्या किया, इस शख्स ने क्या किया इनके लिए, इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने क्या किया। हैव यू एवर बीन इन ए रूम व्हेन द लाइट्स सडनली गो ऑफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इमेजिन करो कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में अचानक लाइट चली गई और वो पिच ब्लैक हो गया, पूरे के पूरे कमरे में जो है अब कोई लाइट नहीं है, अब कोई लाइट नहीं है और सारी लाइटें चली गई एंड एवरीथिंग बिकम्स डार्क, और हर तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो आप इमेजिन कीजिए उस वक्त क्या ज़िंदगी में ऐसा मसला होता है कभी ना कभी हमारे साथ। हाउ लॉस्ट यू फील, आपको लगता है कि जैसे मैं खो गया कहीं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं उसमें। बट देन द लाइट इज कम बैक एंड ऑल इज़ वेल फॉर यू, लेकिन अचानक फिर से बिजली चमकती है, फिर से जो बिजली वापस आ जाती है तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। इमेजिन समवन फॉर होम द लाइट इज नेवर कम बैक, लेकिन अब उसके लिए आप समझ लीजिए कि कोई शख्स जो है देख रहा है और अचानक उसकी लाइट चली जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी उसको दिखाई दे रहा है, सब कुछ वो देख रहा है, लेकिन अचानक उसके लिए जो है लाइट साफ हो गई। आप समझ लीजिए कि उसके जो है आंखों की रोशनी चली गई। एंड हिज हर वर्ल्ड इज डार्क ऑल द टाइम, अब उसके लिए ज़िंदगी जो है हमेशा काली अंधेरी घटा है। अब हमेशा के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। दीज आर द साइटलेस पीपल हुज आइज कैन नॉट सी, ये हम उन लोगों की बात करते हैं जो साइटलेस होते हैं। साइटलेस का मतलब होता है नाबीना, जिनकी आंखें नहीं होती है, ठीक? हेयर इज द स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। अब मैंने पहले ही कहा एम्पावर करना यानी किसी को ताकत बख्शना, कोई ऐसा उनके लिए काम करना जिससे वो जिससे उनके लिए कोई अच्छा हो जाए उनकी ज़िंदगी में। तो ये एक इस ऐसे शख्स की कहानी है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसने इन्हीं अंधों को लिखना और पढ़ना सिखाया। ऐसा एक तरीका ईजाद किया कि अब अंधे भी बिना आंखों की रोशनी के वो पढ़ सकते थे और बिना आंखों की रोशनी के वो लिख सकते थे। कितनी बड़ी बात है, बात समझ आई? सो अब हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे। ये आपका एक जो है इसके बारे में जो कहानी है, इसकी दिलचस्पी को उजागर करने के लिए अब आपने समझ लिया अब ये कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे किस तरह इस शख्स ने काम किया और ये कौन शख्स था। लुइस ब्रेल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ क्यूपेरी नियर पेरिस, फ्रांस इन 1809। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम है लुइस ब्रेल। ये पैदा हुआ एक गांव में जिसको क्यूपेरी कहते हैं। ये पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उसके आसपास एक गांव है, उसमें रहता है और वहाँ पर ये 1809 में पैदा हुआ। 1809 ईस्वी में ये पैदा हुआ, यानी तकरीबन आज से 200 साल से भी ज़्यादा पहले, ठीक है? क्योंकि आज 2022 है, ठीक? मोशियर ब्रेल, मैंने आपको कहा ये न मोनशियर पढ़ना है, ये मोशियर हैं। तो ये एक्चुअली सर के लिए भी, जो फ्रांस में लफ्ज़ सर के लिए बोला जाता है, ये इसका सर चुमाना, या हिंदी में महाराज बोलते हैं, जिनाब उर्दू में बोलते हैं, ये उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसका
मीशे या म्यूशे इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल। अगर आप मोनशर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है जो हमें दिखता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है चेक करके मैंने आपको बता दी थी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसका फादर जो था, लुइस फादर मेड हार्नेस एंड सैडल विथ एन ऑल। जो जीन बनाई जाती है घोड़ों की, वो बनाता था। ये जीन साज जो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हार्नेस और सैडल जो उसके लिए काठी जो बनाई जाती है, अच्छी काठी वनन है, तो वो बनाई जाती थी। तो उसके लिए उसके पास एक सामान होता था, यथ कशिर पे एर वनन, सुआ सू आसन, मगर अच्छे हैंडल पत किन आसन, जिस तुम वुचमुत छो। जो हमारे पास कॉबलर होता है, तो कॉबलर को टेप दिन खतर सीने के लिए जो उसके पास वो आरी होती है, एक होता है आरी जिसे हम काटते हैं, वो नहीं, यथ एर वनन कशिर पे, उसको सुआ कहते हैं इसमें कशिर पे सच तथ वनन, मगर यम सतन टेप दिन एर तथ एर वनन है, सच टेप दिन से लगन। और किसी को आपने देखा होगा, चेन सिटी करने वाले को देखा होगा, तिमन लक्ष्य पाए आसन, लेकिन यमन लेदर वर्क करें, यमन तिम बजे, इनके पास लंबी होती है वो, और उनका जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। One day little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. अब इसने एक दफ़ा क्या किया कि इसने ये जो सुआ था इसके अपने हाथ में लिया, इस आल को अपने हाथ में लिया, एर वनन कशिर पे, ये पन्निस हाथस मज इसको अपने हाथ में लिया और मार दिया किस पर, चमड़े पर। तो चमड़े पर जब उसने मारा तो उसके बाद क्या हुआ, एज ही बेंट डाउन द आल सडनली फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आईज। मारने के बाद हम ऐसे झुकते हैं ना, तो ये जब झुका तो वहां से वो सुआ जो है वापस आ गया और इसकी आंखों में लग गया, लिविंग हिम ब्लाइंडेड। और इससे क्या हुआ, ये बिल्कुल अंधा हो गया, इसकी आंखें चली गई। इसी वजह से मैं आपको बार बार, अभी तक हम खेल रहे थे तो मैं आपको बार बार इस पर डांटता हूं कि होश के साथ कि किस तरह से अगर आप खेल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि खेलते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी मुश्किल में ना फंस जाएं, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है, कभी गेंद लग सकती है, कभी हाथ से बल्ला निकल सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार डांटता हूँ इन बातों पर। क्यों? क्योंकि ऐसे हादसा होते हैं और ज़िंदगी में हुए हैं, और हमारी आंखों के सामने भी हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। नाउ द 3-year-old लुइस वाज इन टोटल डार्कनेस नेवर टू सी अगेन। अब अभी हमने इमेजिन किया था कि हम एक डार्क रूम में हैं, हम एक लाइटेड रूम में हैं, लेकिन अचानक बिजली जो है चली गई तो डार्क रूम हो गया, लेकिन फिर फटाफट बिजली वापस आ गई तो सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन अब इसके लिए एक मसला हो गया, ये अंधा हो गया और इसकी अब यहाँ लाइट नहीं चली गई, इसकी आंखों की रोशनी चली गई। समझ रहे हैं? अब ये ऐसा हो गया कि अब इसकी ज़िंदगी में कभी लाइट वापस आने वाली ही नहीं है, कितनी भी लाइट हो अब देख नहीं सकता है। Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. उस ज़माने में, चूँकि वो बहुत ही पिछड़े हुए ज़माने की ये बात है, आज से 200 साल पहले यूरोप में भी उतना जो है तरक्की नहीं थी, तो वहाँ पर जितने भी लोग जो नाखेज़ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनको सिर्फ इसके अलावा कोई चारा नहीं होता था कि उनको सिखाया जाता था कि कैसे भीख मांगनी है। यानी ऐसे शख्स के लिए अब एक ही ज़रिया था ज़िंदगी को गुजारने के लिए कि वो भीख मांगे, इनको भीख मांगना सिखाया जाता था। Poor Moshe Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. जो इसका बाप था, अब ये हमेशा इसको बहुत ज़्यादा इसके दिमाग पर इसका असर रहा, हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वो अपने बच्चे के लिए हर तरह की कोशिशें करता था ताकि इसकी ज़िंदगी अब आसान बने, क्योंकि इसके लिए अब मुश्किलात खड़ी हो गई। क्योंकि जो भी शख्स किसी भी तरह से जो है उसकी जिस्मानी कमज़ोरी किसी तरह से होती है, तो माँ बाप को ये बहुत दुख होता है। हाँ, आम इंसान को होता है तो माँ बाप की तो बात ही नहीं है। अब ये भी बहुत, और इसको काफ़ी रिग्रेट था इस एक्सीडेंट का जो इसके साथ हादसा हुआ था, और ये हर तरह की कोशिश करता था कि मैं अपने बच्चे को किसी न किसी तरह, किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी को मैं आसानी लाऊं। ये उसका बाप सोचता था हमेशा, और वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता था इसके इस हादसे के लिए। द बॉय हैड ए केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। अब उसके पास एक छड़ी, केन होता है, आसा छड़ी, यस अनिस शाह अनिस आमा से दिवन
तो वो केन इसके पास था, उसको केन कहते हैं, छड़ी कहते हैं। तो असल में उसके लिए उर्दू का प्रॉपर लफ्ज़ लाठी है। क्या है? तो इसके पास लाठी थी। तो ये लाठी जो है ये टेकी जाती है, उसको टेकना बोलते हैं। टिक 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 करके, अगर आपने कहीं पर इसको देखा होगा, इस तरह के किसी ब्लाइंड पर्सन को देखा होगा, तो वो ऐसे ऐसे करता है, अपने सामने वो हाथ रखता है और फिर टिक 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 करके अपनी छड़ी को सामने रखता है। समझ रहे हैं? तो उसके ज़रिए से वो रास्ते को समझने की कोशिश करता है। तो अगर कहीं उसकी जो लाठी है किसी खतरनाक चीज़ के साथ टकराती है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि यहाँ से रास्ता ठीक नहीं है। तो उसने भी इस लाठी के ज़रिए से चलना सिखाया। तो हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं एक कि अंधे को लाठी का सहारा होता है। किसका? लाठी का। There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. अब दूर से ही लोग पहचानते थे, जो वो टेपिंग की आवाज़ करता था, वो टिक 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 करके चला जाता था, लाठी टेकता हुआ जाता था। तो उसके लाठी के टेकने की आवाज़ लोग समझते थे और वो दूर से ही बोलते थे कि देखिए कौन आ गया? लुइस आ गया, छोटा लुइस आ गया। They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. और लोगों ने भी उसके लिए, जहाँ जिस रास्ते से वो जाता था, तो उन्होंने वहाँ कुछ जो है एक तरह से वो ग्रूव्स बनाए थे। ये बियर ही शास्त्र लगाम से था, समझ है इवन। तो इनको वो फिर वो अपनी लाठी से इनको गिनता था कि कैसे बियर कैद में पास करना। तो इससे उसको पता चलता था कि मैं कितना दूर पहुँच गया हूँ। तो लोगों ने भी इसकी मदद की, लोगों ने भी ये ग्रूव्स बना के लोगों ने भी इसकी मदद की। तो इस तरह से वो क्या कहता था? टैप टैप टैप, सो मेनी टैप्स टू द बिग ट्री। इस तरह से वो कहता था कि एक टैप, दो टैप, तीन टैप। तो इस तरह से वो गिनता था कि दरख्त तक पहुंचने के लिए मुझे 50 टैप करने हैं। इसी तरह से कुएं तक पहुंचने के लिए मुझे 100 टैप करने हैं, घर तक पहुंचने के लिए 200 टैप करने हैं, स्कूल तक पहुंचने के लिए इतने टैप करने। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसने इन्हें टैप्स के ज़रिए से तो वो इनको टेकते हुए और इनको गिनते हुए वो अंदाज़ा लगाता था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। सो मेनी मोर टू पॉन्ड, यानी अब तालाब तक पहुंचना है तो कितने टैप्स मुझे लगाने हैं। देन मेनी मोर टू द हिल्स, और इसी तरह वो गिनता हुआ पहाड़ों की तरफ भी जाता था कभी कभार। दिस टैपिंग स्टेड विथ हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वाज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। अब ये जो टैपिंग उसने गिननी शुरू की, इस टैपिंग की मदद से ही आगे चलकर दुनिया को एक ऐसा आविष्कार मिला, दुनिया को एक ज़बरदस्त एक खोज मिल गई कि जिसके ज़रिए से दुनिया बदल गई। ये जो टैपिंग कर रहा था, गिनता था, चलते चलते गिनता था ये टैप्स। इससे क्या हुआ? आगे आगे आप चलकर पता चलेगा आपको। ओके। एट होम एज ही ग्रू ओल्डर, अब घर में जब वो बड़ा हो रहा था, लुइस ट्राइड टू हेल्प हिज फादर इन द हार्नेस शॉप। वो भी इसको ये जीन साज वगैरह जो ये बनाता था घोड़ों के लिए, इस शॉप में उसकी वो मदद करता था। और हैंडलिंग द टूल्स एंड बिट्स ऑफ लेदर, वो क्या करता था वहाँ पर उसका सामान पकड़ाता था, या जो लेदर स्ट्रिप्स वहाँ पड़े हुए होते थे तो उसका बाप छोटा छोटा काम उसे करवाता था। लुइस's fingers grew nimble and strong, और इससे जो इसके हाथ जो है वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं हसास बन गए। क्या बन गए? हसास और मजबूत भी बन गए। इसके हाथ अब फील करते थे ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी, अपने इसके हाथों में ये सलाहियत आ गई, क्योंकि वो हाथ से ही पहचान करने की कोशिश कर रहा था कि उसका बाप उसे मिसाल के तौर पर हथौड़ा मांग रहा है तो वो हाथ से देख रहा है ये हथौड़ा है, और फिर चाइजल मांगता है तो वो हाथ से, फिर वो आल मांगता है तो वो हाथ से देखता है। समझ रहे हैं? तो ये हाथ को इधर उधर लगाने से उसके हाथ जो है काफ़ी निम्बल भी हो गए और काफ़ी स्ट्रांग भी हो गए, और इसके हाथों में काफ़ी हसासियत आ गई, और हाथों से वो पहचानना शुरू किया। एक चीज़ वो उसने सीखी, लाठी को टेकना और स्टेप्स गिनना, पहली बात। दूसरा, उसके हाथ भी इस तरह के हो गए कि उसके हाथों से वो अपने लमस से बहुत कुछ अब समझता था, हाथ लगाने से बहुत कुछ समझता था। His hearing became very keen, और उसके सुनने की ताकत जो है ये शक्ति भी बहुत, यानी अब कीनली वो सुनता था, कोई बोलता था तो एक्यूरेटली वो सुनता था। क्योंकि जो भी शख्स किसी भी तरह से, अगर उसके पास कोई हिस्स कम होती है, मिसाल के तौर पर किसी कानों की हिस्स कम होती है तो उसके आंखों की ज़्यादा होती है, तो किसी की आंखों की हिस्स कम होती है तो उसकी कानों की ज़्यादा हो जाती है। समझ है ईमान?
तो ये पावर उसमें बहुत आ गई, यानी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा आ गई उसके अंदर। At the village school, his teacher was amazed at how well Louis learned by ear and memory. और स्कूल में, जिस स्कूल में वो जाता था, तो वहाँ पर उसका उस्ताद हैरान हो जाता था कि ये कितना अपनी मेमोरी के ज़रिए से, अपनी यादाश्त की बुनियाद पर और सुनने की शक्ति पर ये कितना सीखता है। ये बहुत जल्दी सीखता था। कौन? लुइस बहुत जल्दी सीखता था, और जब भी उसके कानों में कोई चीज़ पड़ती थी तो फ़ौरन से उसको समझ जाता था और फ़ौरन से उसको सीखता था, फ़ौरन से याद करता था। Yet he was unhappy, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाखुश था बेचारा। For Louis wanted to learn to read and write like the other children and he knew he could not. क्योंकि वो चाहता था कि वो भी लिखना और वो भी पढ़ना। ये उसी को पता होता है जब किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती है। हम आपको, अल्लाह ने आपको हर एक चीज़, और अल्लाह हमेशा आपकी आंखों की हिस्स बाकी रखे, आपके हवासे खमसा को सही रखे। तो ये चीज़ जो होती है जब किसी के पास कम होती है तब उसकी तमन्ना होती है। जिसकी टांगें नहीं होती है वो कहता है मैं काश में फुटबॉल। अभी आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब उस शख्स के बारे में सोचिए जो फुटबॉल खेलना चाहता था, क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन उसकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे कभी बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं, सर हमारे साथ खेलिए। पता है मैं कभी कभार आपसे इनकार करता हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मेरी कमर में तकलीफ। उसी को पता होता है कि अगर कोई चीज़ जो है इंसान के पास कम होती है तो उस चीज़ की फिर इंपॉर्टेंस पता चलती है। बात समझ रहे हैं? yes, और आप खेलने के बाद फिर कहते हैं सर और 4 ओवर खेलेंगे। बोलते हो कि नहीं? yes, अच्छा, कभी कभार आपको 1 बजे जो है मैच खत्म ही नहीं होता है, सर अब ये 4 ओवर खेलेंगे पहले, उसके बाद। क्यों? ये जब आपके पास ये सलाहियत है तभी आप ये करते हैं। अब वो शख्स जो दूर से देख रहा है वो भी खेलना चाहता है, और उसके दिल में सबसे पहले उसी चीज़ को पाने की तमन्ना होती है जो उसके पास नहीं होती। अब ये बाकी बच्चों को लिखता हुआ देखता क्या था? महसूस करता था ये लिखते हैं, क्योंकि उसके पास भी पहले आंखें थी, इसको पता था लिखना क्या है, इसको पता था कि मतलब पढ़ना किस तरह से है, ये उसको पता था क्योंकि छोटी उम्र में उसकी आंखें थी। तो ये भी चाहता था कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह लिखना भी जानूं और पढ़ना भी। ये इसकी बहुत बड़ी, इस वजह से वो नाखुश था। Then it so happened that the school master heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. उसके पास इसके उस्ताद ने एक स्कूल के बारे में सुना जो पेरिस में था, और उसका नाम था, स्कूल का नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर जो छोटे बच्चे होते थे या जो नौजवान होते थे ब्लाइंड, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट था। ये इसके टीचर को पता चल गया। He got Louis admitted into this institution, और उसने इसको वहाँ लेके इसको दर्ज करवाया वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, where he learned to play the piano and cello expertly। और इसने फटाफट से वहाँ पर 2 चीज़ें जो है ये जिनको हम कहते हैं साज, ये बजाना सीखे, पियानो भी बजाना सीखा और सेलो भी बजाना, दोनों ये जो है ये एक तरह के साज होते हैं, जैसे हमारे पास डफली होती है, डोल होता है, समझ रहे हैं? तो ये इसने बजाना सीख लिया। आप जानते हैं पियानो? आप जानते हैं? ओके। तो लुइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years, और यहाँ से इसने ग्रेजुएशन भी की। ब्लाइंड होके ही क्या की? 8वें साल पर इसने ग्रेजुएशन की। देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज अ टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन। उसके पास इतना ही नहीं बल्कि उसको रोजगार भी मिला, ये यहाँ टीचर बन गया ब्लाइंड को सिखाने के लिए। अब देखिए, लुइस होना चाहिए ना अपने अंदर कोई मजबूत इच्छा होनी चाहिए, एक इरादा होना चाहिए पक्का सा, तो तब जाके इंसान कुछ करता है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड। और बाकी वाली जिंदगी में उसने तहिया किया, पक्का इरादा किया कि अब मैं हमेशा की जिंदगी में 2 काम करूंगा, एक तो मैं अंधों को पढ़ना सिखाऊंगा और दूसरा उनकी मदद करूंगा। ये उसका मोटिव बन गया। समझ रहे हैं? yes, At about the time Louis Braille came to the institute, the institution's founder, Valentine Huet, had developed a new way of reading for the blind. उस वक्त जब लुइस ब्रेल इस इंस्टीट्यूट में आ गया था, जिसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट, तो ये पेरिस में इंस्टीट्यूट था, तो यहाँ पर जो इसका फाउंडर था, जिसने इसकी बुनियाद डाली थी इस इंस्टीट्यूशन की, उसका नाम था वैलेंटीन हुए। तो वैलेंटीन हुए ने एक तरीका ईजाद किया था जिसके ज़रिए से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था, ब्लाइंड बच्चों को। वो महसूस करके पढ़ सकते थे किताब को। ये उसके
इस टीचर ने या इस फाउंडर ने, जो वैलेंटाइन जो था, उसने ये बनाया था। In this way, the letters were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper, so that the blind person could trace their shapes with his fingers. अब आपको वो समझ आएगा कि जब उसके हैंड जो है निम्बल हो गए, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो गए, तो यहाँ पर उसने क्या तरीका इख्तियार किया था कि वो इसको कागज़ के ऊपर वो इतने गहरे निशान डालते थे जिनको हाथ से महसूस किया जाता था। एम्बास करना होता है कि कोई चीज़ जब आप ये तो ये दीन छुना बनावन पेपरस पची महसूस गसान अगर अथस रटिव समझ है यह इथे कन अजन ठुको जोर कह चीज़ ये बेन तर निशान सह खस हेर कुन पता अगर सह अथस तल इत वो अतन बास क्या गोगज हिश समझ रहे हैं। तो इसको एम्बास करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? तो ये इस तरह से तरीका होता था। So Lewis would trace each letter over and over again. और लुइस जो था उसको हर बार वो हर लेटर को इस तरह हाथ के जरिए से वो महसूस करता था बार बार। I will learn to read, he said determinedly. और उसको अचानक से उसने कहा मैं तो सीख ही लूंगा, ये मैं इसी तरीके से सीख लूंगा, मैं पढ़ना सीख लूंगा, कोई मसला नहीं। And he did. सिर्फ बताया नहीं, आप शाम को बता दिए वो करके आएंगे, सुबह नहीं करते। And he did. जो उसने कहा करके दिखाया, सुबह किया उसने। But for a quick mind like Louis Braille's, this was much too slow a way to read. लेकिन इतना जीरक आदमी जिसका दिमाग बहुत चलता था, लुइस ब्रेल का दिमाग बहुत चलता था, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो थी ये बहुत सुस्त रफ्तार थी। यानी ये सीखना उसके हिसाब से नहीं था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सीखना चाहता था और यहां पर सीखने के लिए लंबा अरसा चाहिए था और बहुत धीरे धीरे हो रहा था ये। For the letters had to be very large, क्योंकि यहां पर लेटर्स को लिखने के लिए बड़ा करना होता था। मसला एस लिखना है तो बड़े इस हिस्से पर एस लिखा हुआ है और फिर हाथ से उसको देखा जाता है एस, फिर वो सीखेगा बार बार इस पर हाथ लगा के वो सीखेगा एस। फिर अगर साउंड लिखना है तो वो 3 पन्नों पर आएगा, सु 3 पेजन पे यह लेखन साउंड लेखुन 3 पेजन पे, ये कि तो सारी कहानी 2 पेजन पर आसन। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मसला था उसके लिए। एट लीस्ट एन इंच हाई, और ये तकरीबन 1 इंच लंबे बनाने पड़ते थे ये लेटर्स। कितने? आखा खट लेटर आसन बड़। सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मेनी हैवी वॉल्यूम्स। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह के स्क्रिप्ट में अगर आपको एक कहानी लिखनी है तो उसके लिए बहुत सारी किताबें चाहिए। आपको एक कहानी लिखने के लिए बहुत सारी किताबें बनानी है इस तरह की। And a blind child could have to spend a long time doing just a little reading. अब पढ़ने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। वंश मिसाल के तौर पर आपकी कहानी जो है 3 पेजों पर लिखी हुई है, यही कहानी हमें लिखनी है तो ये तो 4 किताबों पर लिखनी पड़ेगी। एक कहानी 4 किताबों पर लिखनी पड़ेगी और जब इसको पढ़ना होगा तो वो 4 किताबें पढ़नी है ना, कितना टाइम लेगा? बहुत सारा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मसला था इसके लिए। सीखा तो इसने एक साथ एकदम, लेकिन अब उसको पता था कि ये प्रोसेस जो है इतनी स्लो है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा उनका तूत ज्यादा फायदे क्या? Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters. और दूसरा, इस तरह की किताबें प्रिंट करना, इनको छापना भी मसला था। ये बहुत ज़्यादा कास्टली हो जाती थी, महंगी हो जाती थी ये किताबें। So there was very little for the blind to read. लिहाजा अंधों के लिए पढ़ने की किताबें बहुत कम हुआ करती थी, ना के बराबर। For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out to him. अब अगर कोई अंधा चाहेगा भी कोई बड़ी किताब, लंबी किताब पढ़ना, तो उसके लिए उसको अपने दोस्त से रुजू करना पड़ता था, वो उसको पढ़ के सुनाता था। खुद से कितना पढ़ेगा? समझ रहे हैं? There must be an easier way for the blind to read and write, young Braille said over and over again. लेकिन इसके दिमाग में कीड़ा था। किसके? ब्रेल के दिमाग में। वो हमेशा अपने दिमाग को कहता, मैं आपको ये बार बार कहता हूं, अपने दिमाग से कहो, बात करो इससे, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। समझ रहे हैं? ये भी हमेशा अपने दिमाग से कहता था कोई ना कोई तरीका है जिससे हम जल्दी से पढ़ सकते हैं, जिससे अंधे जल्दी से पढ़ सकते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग को कहता था। कौन? और ये जस्तजू उसने हमेशा की। जो आप अपने दिमाग को कहेंगे वो काम हमेशा दिमाग उस पर सोचता है और बाद में करता है।
ओनली बुक्स कैन फ्री द ब्लाइंड, क्योंकि वो समझता था कि अगर अंधों को आज़ादी चाहिए तो उनको किताबें ही आज़ाद कर सकती है, क्योंकि फिर वो आज़ाद हो जाएंगे। जो भी उनको पढ़ना है, घर में बैठना है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, अगर उनके पास लिखने पढ़ने का कोई तरीका है तो वो तो आज़ाद हो गए। समझ रहे हैं? A person can never be truly educated unless he can read, क्योंकि कोई भी शख्स सही मानों में उसको हम तालीम याफ्ता नहीं कह सकते हैं। वो तब तक नाख्वांदा ही है जब तक वो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, क्योंकि असल चीज तो यही है, पढ़ना और लिखना ही एजुकेशन है। Lewis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. लुइस उस वक्त सिर्फ 17 साल का था जब उसके दिमाग में ये बात आई थी कि अंधों के लिए ज़रूर कोई तरीका होगा जिसके ज़रिए से वो जल्दी से लिख सकते हैं, बजाय इसके कि वो इतने बड़े लेटर्स को फील करने में दिन गुजारे। कोई तरीका ज़रूर हो सकता है। ये उसको इसकी धुन सवार थी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी इसका तहिया करता है, इरादा करता है, तो फिर ऊपर वाला भी उसको रास्ता दिखाता है। He was looking for a code. वो किसी ऐसे कोड की तलाश में था जिसके ज़रिए से ये इसको किया जा सकता था। तो कोड हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई तरीका है, मिसाल के तौर पर मुझे ब्लाइंड लिखना है, तो मैं आपको बी का एक कोड बनाऊंगा, एल का एक कोड बनाऊंगा, आई का एक कोड बनाऊंगा, एन का और डी का एक कोड बनाऊंगा, और उसके बाद ये समझाऊंगा मैं अंधे को और उसको बताऊंगा कि इस तरह जो है इसको आप बी पढ़ेंगे, इस तरह की शेप जो है जब आप हाथ से महसूस करेंगे इसको आप एल पढ़ेंगे, इस तरह की जो है इसको आप एन पढ़ेंगे, इसको डी पढ़ेंगे। तो फिर आप सबको अपनी उंगलियों के सारे हाथ से आप पूरे लफ्ज़ पर हाथ रखें तो वो कहेगा यस इट इज़ ब्लाइंड। समझ रहे हैं? तो इस तरह इसको कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो ये भी कोड की इस तलाश में था। वन इवनिंग ही फाउंड द आंसर, और अल्लाह ने उसको नाउमीद नहीं किया, और एक शाम वो बैठा हुआ था तो उसको इसका जवाब मिल गया, कोड मिल गया। कैसे? ही वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट लिसनिंग टू ए फ्रेंड रीड अलाउड फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। अपने दोस्त के साथ, और उससे कहा था कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएं। अब आप खुद अपनी आंखों से भी पढ़ नहीं सकते हैं, आप पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन जिसकी आंखें नहीं हैं उसको बहुत परेशानी होती है कि काश मैं पढ़ सकूं, मैं पढ़ता, और वो दूसरों की मदद लेते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बीनाई नहीं है, वो कितना दे क्रैव फॉर इट, और फिर वो याद रखते हैं, उनको एक ही मरतबा सुनाने से वो याद रखते हैं। फिर ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। सडनली ही हर्ड समथिंग दैट मेड हिम जंप अप, और अखबार में एक ऐसी न्यूज़ थी कि वो खुशी से झूम उठा, उछल पड़ा। कौन? लुइस ब्रेल। इन हिज एक्साइटमेंट लुइस पाउंडेड ऑन द टेबल, और इतना खुश हुआ, इतनी एक्साइटमेंट उसको हो गई कि उसने जोर से हाथ मारा टेबल पर, शाउटिंग, लाफिंग एंड क्राइंग ऑल द टाइम, और ऑल एट वंस, और उसने चीखें मारी जैसे आप कभी यहाँ करते हो। अभी आउट होता है कोई तो आप बहुत ज़बरदस्त चिल्लाते हो, हाँ, और ये पर इन पे किया से बिचार या से हम दुआई दपन है या क्या दलील गई। तो इस तरह से उसने भी, क्योंकि इंसान की फितरत है ये, जब उसको खुशी मिलती है या गम मिलता है तो वो क्या करता है? चीखता है, चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है। ये इंसान की फितरत है। ओके, द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग, और इस आर्टिकल का उन्वान था रात की लिखाई, यानी वो लिखी हुई चीज जिसको रात में पढ़ा जा सकता है। किसमें? ए न्यू सिग्नल कोड इन फ्रेंच आर्मी। ये फ्रांस की आर्मी के लिए एक सिग्नल कोड था कि अगर उनको सिग्नल देना है तो वो कैसे उस सिग्नल को समझेंगे ताकि जो दुश्मन है उस कोड को डिकोड ही ना कर सके, उनको पता ना चले इनको क्या मैसेज मिला है। यानी मुझे आपको कुछ कोड बताना है, हम अनंतनाग गए तो मुझे आपको कहना है कि आपको इस दुकानदार के पास 10 मिनट बैठना है, लेकिन मैं कोड में आपको बता के रख जाऊंगा, तो दुकानदार नहीं समझेगा कि इसने इसके साथ क्या बात की। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो मिसाल के तौर पर मैं आपको घर में ही बताऊंगा कि जहां मैं कहूंगा बैठना, तो मैं बैठने के लिए आपको पहले ही कोड बताऊंगा, और मैं बताऊंगा उठना, तो उसके लिए मैं पहले ही कोड बता के रखूंगा। समझ रहे हैं? तो वो कोड आप समझेंगे, लेकिन जो शख्स साथ में बैठा हुआ है वो तो नहीं समझेगा। समझ रहे हैं? An artillery captain named Charles Babbage in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief. यहां पर एक शख्स था जो नेपोलियन की आर्मी में जिसने काम किया था, उसका नाम था चार्ल्स बेबेर। तो चार्ल्स बेबेर ने एक टेक्निक दरियाफ्त की थी, एक तरीकाकार उसने मैसेज भेजने का इजाद किया था, जिसमें डॉट्स में मैसेज भेजी जाती थी। किसमें? डॉट्स में और डैशेस में मैसेज भेजी जाती थी, और इनको रिलीफ में, यानी इसको एम्बॉस करके थोड़ा सा बड़ा करके जो महसूस हो जाए, दैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर, यानी जो थोड़ा सा ऊपर लगे। जब आप इस पर हाथ रखेंगे, तो यहां लिखा हुआ है, आप कुछ महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अब अगर इस लेटर को थोड़ा सा रेज करेंगे, जो आपको महसूस हो, तो ये डॉट्स और डैशेस जो है उसमें कुछ मैसेजेस दी जाती थी, यानी द पेपर लाइक एम्बॉस टाइप, जैसे अभी हमने पढ़ा था एम्बॉस करके किसी जो उस पर जो जब हम इसको किसी चीज़ से, किसी मजबूत चीज़ से जब हम इस पर बहुत ज़ोर से इसको दबाएंगे तो दूसरी तरफ से निशान आएगा, तो दूसरी तरफ से जो कागज़ है थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्बॉस्ड। तो ये उभरे हुए निशान बनाए जाते थे डॉट्स और डैशेस के। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बिकॉज इट कुड बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स, और इसको दिन की रोशनी पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं थी, इसको रात में भी पढ़ा जाता था, क्योंकि इसके कोड उसको हाथ से महसूस किया जाता था। किसके ज़रिए से? हाथ के ज़रिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नाइट राइटिंग। क्या कहा जाता था इसको? नाइट राइटिंग। If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then blind person could do it too. यही बात अचानक उसके दिमाग में आ गई। उसने कहा कि एक वो शख्स जिसकी आंखें हैं, जो देख सकता है, अब अगर ऐसा शख्स डार्क में, अंधेरी रात में कोई चीज महसूस करके पढ़ सकता है, तो अंधे भी तो पढ़ सकते। किसने ये सोचा? लुइस ब्रेल ने। तो इसी वजह से उछला कूदा, और ये बात उसको पहले से पता थी, इसकी तलाश में था, तो उसको मिल गया अपना आंसर। लुइस मेट कैप्टन बेबियर हु एक्सप्लेन्ड हिज कोड टू हिम। अब लुइस वहां नहीं बैठा रहा, अब वो चला गया उस कैप्टन के पास जिसका नाम लुइस बेबियर था, और उससे कहा कि ये कोड मुझे समझाए। He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl, not so different from the one that had cost him his sight. अब देखिए, जो भी उसकी जिंदगी में गुजरा था, उसने उस सब का इस्तेमाल करके अब उसने नई इजाद की। बताइए उसकी आंखों में क्या लगी थी? ये सुआ लग गया था उसकी, उसमें कहते सर वनन कशर पर। तो अब उसने क्या किया? एमे यह और क्या इन, और इसके जरिए से उसने होल करने शुरू कर दिए। किसमें? कागज में। ये ले जद करवा तो आस में, अगर तो एग्जाम कुछ साथ दितमुत तो उसमें पंच करके वो बनाए जाते थे। हाँ, जेके बॉस का जब आप एग्जाम देंगे आगे चलकर इंशाल्लाह, तो उसमें वहाँ पंच करके लिखा होता है जेके बॉस, ताकि कोई इसका शीट जो है वो बदल ना दे या कुछ और गड़बड़ ना करे इससे, तो उसमें वो किया होता है। तो इसने वैसा ही किया, यानी वो आल, यानी वो सुआ जो उसकी आंखों में लगा था, तो इसने यहां इस्तेमाल किया उसका पहला काम। द कैप्टन मेड लुइस फील द बम्प्स और डॉट्स दैट ही हैड मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर। और उसके बाद कैप्टन ने लुइस को कहा कि अब आप फील कीजिए, जो हमने ये डॉट्स बनाए हैं, अब इनको फील कीजिए अपने हाथों के जरिए से। A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or cease fire and so on. और फिर उसने उसको समझाया कि देखिए, अगर हम इतने डॉट्स लगाएंगे तो इसका मतलब होगा ये, अगर हम इतने डॉट्स लगाएंगे इसका मतलब होगा ये। मिसाल के तौर पर आपको मुझे कहना है, कोड में आपको कहना है कि आप पीछे चलिए, आर्मी को बोलना है पीछे चलिए, तो मैं इस तरह मैसेज बनाऊंगा। अगर मुझे कहना है कि आगे चलिए, सीज फायर कीजिए, आप फायर मत कीजिए, तो इस तरह से कोड बनाऊंगा। ये उसने उसको समझाया। समझ रहे हैं? लुइस ब्रेल वाज ओवरजॉयड, तो ये हद से ज्यादा खुश हो गया। कौन? पंचिंग डॉट्स ऑन पेपर वाज इजी, क्योंकि डॉट्स
लगाने पेपर पर आसान होते हैं। ये तो लिखने की तरह ही है, जिस तरह हम लिखते हैं ये भी डॉट्स ही होते हैं, समझ रहे हैं। फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, ये तेजी से भी किया जा सकता था और इसमें पैसा भी कम खर्च, ठीक। नाउ ही कुड फिगर आउट ए वे बाय विच द ब्लाइंड माइट पंच आउट ऑल वर्ड्स इन ए कोड मेड ऑफ डॉट्स। अब उसको पता चल गया था कि मुझे क्या करना है, कि हर लफ्ज का एक कोड होगा, अल्फाबेट का कोड होगा, फिर वही कोड जो है आपस में मिला के वर्ड बना सकते हैं और हाथ के जरिए से फील करके उनको पढ़ा जा सकता है। ये उसके दिमाग में ये तरकीब आ गई। किसके दिमाग में आ गई? लुइस ब्रेल के दिमाग में। लुइस ब्रेल वाज ओवरजॉयड बाय दिस। सो आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क व्हेन लुइस वाज 20 इन 1829, अब आप देखिए 17 साल की उम्र में उसको ख्याल आया। कितनी साल की उम्र में? ये 29वां साल चल रहा था उसकी जिंदगी। सदा पैठे कुंत्रवर, यानी तकरीबन उसने कितने साल? 12 साल उसने मेहनत की। कितने साल? 12 साल उसने मेहनत की। इन 1829 ही हैड वर्कड आउट हिज सिस्टम, और 12 साल की मेहनत के बाद उसने ये अपना सिस्टम इजाद किया 1829 में। कब? 1800। He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. और उसने एक पंच ऐसा बनाया जिसमें जो अगर किसी पेपर पर मारा जाए तो उससे 6 डॉट्स बनते थे। कितने? 6। तो एक सेल इसकी बनाई जाती थी। There was a special combination of dots for every letter of the alphabet. और अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं ABCD का, और हर डॉट्स की कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती थी उनको। कोड बनाया गया, A का भी कोड बना, B का भी बना, C का भी बना, समझ रहे हैं? इसी तरीके से फॉर एवरी नंबर, और इसी तरह हर हिंसे का भी, 1 2 3 4 का भी। फॉर एवरी पंक्चुएशन मार्क, यहां तक कि कामा, फुल स्टॉप, इनको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, इनका भी बनाया उसने। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. अब वो शख्स जिसको ये कोड समझाया जाएगा, अब ब्रेल कुछ भी लिखेगा इस कोड के जरिए से, तो जिसको ये कोड पता है वो हाथ लगा के इसको पढ़ सकता है। समझ रहे हैं? After a while, Louis learned to punch write almost as fast as a person could talk and could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. थोड़े ही अरसे के बाद इतनी तेजी से लिखना उसने शुरू कर दिया, जितना आदमी बोलता है, जितनी जल्दी आदमी बोलता है, इतनी तेजी से उसने लिखना सीख लिया। किसने? ब्रेल ने। और वो पढ़ता किस रफ्तार से, जब इसको हाथ से फिर कितनी तेज रफ्तार से पढ़ता है, जितना एक आदमी जो देख सकता है, देख के पढ़ सकता है, इतनी तेजी वो पढ़ सकता है। दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। अब आप देखिए क्या किया जा सकता है कोतोश दमागस ताकत इंसान से। लुइस पंचड आउट ए नंबर ऑफ स्टोरीज एज दे वर रेड टू हिम फ्रॉम बुक्स। अब लुइस ने दोस्तों से कुछ कहानियां सुनी और उनको पंच करता गया, और बहुत सारी उसने कहानियां लिखी अपने इस नए प्रिंट में, नए कोड में। दो मिसाल के तौर पे मैं उसका दोस्त हूँ और वो मुझे कहता है कि फलानी कहानी मुझे पढ़ के सुना, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, वो कोड बना रहा है उसका। समझ रहे हैं? और बहुत सारी कहानियां उसने इसी अपने इस नए तरीके में लिख डाली। बट नाउ, अच्छा, ही न्यू द मेथड, क्योंकि उसको तरीका पता था। बट नाउ द अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड नॉट एक्सेप्ट द ब्रेल्स आइडिया। लेकिन अब बदकिस्मती ये थी, जब वो अथॉरिटीज के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, आपका आइडिया कहाँ से लेंगे, हमने तो किताबें पुराने हिसाब से छपाई है, अब ये नया कौन करेगा। समझ रहे हैं? यानी इसकी इतनी मेहनत जो है, आप समझ लीजिए, अब जाया हो रही है। पीपल हु कुड सी वर सेटिस्फाइड विद द ओल्ड मेथड्स एंड फेल्ट देयर वाज नो रीजन टू चेंज टू समथिंग न्यू। अब जो लोग जो है जो मतलब काशिर पर गाजदार से माना, अब उनके लिए तो ये कोई परेशानी नहीं थी कि अंधे कैसे सीखेंगे। अब उन्होंने नहीं माना इसकी बात, क्योंकि वो ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? तुम शाह आसन की गाजदार आसन, गाजदार, अब गाजदार करके पाए इसके प्रॉब्लम। समझ रहे हैं मेरी बात? वो तो अंधा ही बेचारा समझता है, और इस वजह से इसने डेवलप भी किया, खुद ही किया, और अब ये इनको समझा रहा है कि नहीं यार, हमें इससे थोड़ा तेज़ रफ्तार चाहिए। लेकिन वो वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, या जो वहाँ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो सरबराह हैं, वो तो देखते हैं, वो अच्छे खासे लोग हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे, उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। और ख़ासकर जो नए आइडियाज़ जो है
अक्सर बेशतर जब भी कोई नई चीज़ आ जाती है तो लोग उसकी मुखालफत पहल करते हैं. Printers of the old style. So printers of the old style embossed books were afraid they would lose business of Braille system were adopted. और ख़ासकर जिन्होंने वो जो पुराने ज़माने के तरीके पर जो छापते थे किताबें, उनके प्रिंटर्स जो प्रिंट करने वाले जो छापने वाले लोग होते थे, उन्होंने कहा कि अगर हमने इसके तरीके को राइज होने दिया तो हमारी तो नौकरी गई, हमारा तो कारोबार बिगड़ गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे पास तो ये मशीनें हैं, अब नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा. उन्होंने भी मुखालफत की. टिमोथी कर मुखालफत. बट ब्रेल वेंट ऑन विथ हिज वर्क. लेकिन ब्रेल ने स्टॉप नहीं किया. ही वेंट ऑन, उसने काम जारी रखा. ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स. स्कूल में वो स्कूल का सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन स्कूल के बाहर क्या पढ़ाता है? अपना सिस्टम पढ़ाता है बच्चों को. समझ रहे हैं? They soon realized how much better his method was and they told other blind people about it. अब जो अंधे लोग उससे सीखते थे, घर से बाहर, स्कूल से बाहर, जो घर में जो उसके सीखते थे, तो उन्होंने बाकी अंधों को ये बात समझाई कि देखिए यार, जो आप स्कूल में पढ़ते हो उससे बेहतर ब्रेल का सिस्टम है, हमें वो पढ़ना चाहिए. तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए. ब्रेल began to get letters from the blind in every country in the world begging for instructions. अब पूरी दुनिया से उस अंधे लोग उसको खत लिख रहे थे और वो उसको हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा ये इसकी मिन्नतें करते थे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ तरीका इख्तियार करो ताकि हम भी आपसे सीखें. पूरी दुनिया से आप लोग लेटर्स लिखने लगे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम. और चंद साल उसने और कोशिश की जो उसका सिस्टम था इसको और इम्प्रूव करें, क्योंकि पहले इसमें खामियां थी, वो खामियां इसने दूर करनी शुरू कर दी. ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूजिक टू. और उसने दोनों काम किए, सिखाने में भी कोशिश की और म्यूजिक को सिखाने में भी कोशिश की, दोनों चीज़ें, और म्यूजिक पर भी काफ़ी काम किया. He designed a special code for musical notes so that a blind musician like himself could learn to play a score by reading the music with his fingers. अब उसने म्यूजिशियंस के लिए भी कोड लिखा ताकि वो इस पर हाथ फेरे और अपना वो लिरिक्स बनाए उस पर, वो भी हाथ से पढ़ सकते थे उसके लिरिक्स. समझ रहे हैं? यानी यूरिक्यों ने इतनी क्या वह मोन में गवर्नमेंट वह करें भी कहीं कुछ साधन टीचर थवन कम सुबह वुची आता पाती नहीं वुचनी वाल सुट नहीं, वो लगातार अपने काम में आगे बढ़ता गया. लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंचड आउट बुक्स. अब ब्रेल के साथी और भी बहुत सारे लोग साथी बन गए और इन्होंने बहुत सारी किताबें पंच कर दी. स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स, जिसमें गानों की भी किताबें थी और स्टोरी बुक्स भी थी, कहानियों की किताबें भी थी. देन सम प्रिंटर्स इन्वेंटेड मशीनरी फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ दीज बुक्स. और फिर कुछ लोग जो आए उसकी हेल्प के लिए आए, उन्होंने इसके लिए प्रिंटर्स भी बनाए ताकि इन किताबों को प्रिंट किया जाए. बट स्टिल हिज सिस्टम वाज हार्डली नोन टू द पब्लिक. लेकिन ज़्यादा पब्लिक इसके कोड को नहीं जानती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया था. टू ब्रेल्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट हैड नॉट कॉट ऑन. क्योंकि ज़्यादा लोगों के इसमें नज़रों में ये नहीं आया था, इसका सिस्टम ज़्यादा लोगों की नज़रों में. कुछ लोग जो अंधे थे जिनको ये पता चलता था हाँ कोई सिस्टम है दुनिया में इस तरह से, उन लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे गाफिल ही थे, उनको पता नहीं था. Louis's health began to fail and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. लुइस को आहिस्ता आहिस्ता लगा कि अब वो बूढ़ा भी हो रहा था, उसको लगा कि मेरा सेहत भी जवाब दे रहा है और उसको लग रहा था कि उम्र भर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मेरी उम्र भर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. बट ही वॉज सेटल्ड टू हैव हिज मूवमेंट ऑफ ट्रम्प. लेकिन अभी वो जो उसकी ज़िंदगी में जो खुशी का मौका आना था वो अभी बाकी था, अभी नहीं आया था. Among his music people was a blind young girl who was very fine pianist. उस जिन बच्चों को वो म्यूजिक सिखाता था, पढ़ने के अलावा जिनको म्यूजिक सिखाता था, उनमें एक लड़की थी और वो पियानो बजाने में ज़बरदस्त थी, उसको पियानो बजाना बहुत ज़बरदस्त आता था. ब्रेल हैड टॉट हर हिज डॉट मेथड ऑफ रीडिंग राइटिंग म्यूजिक. और ब्रेल ने उसको सिखाया था ये डॉट मेथड अपना, वो उसके ज़रिए से पढ़ती थी, उसके ज़रिए से सीखती थी. वन इवनिंग शी गेव ए कंसर्ट विच वॉज हाईली अपलाउडेड. और एक शाम उसको कंसर्ट मिला
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ थे, तो उसको हॉल में एक ब्लाइंड दे रहा है कंसर्ट, तो लोग भी आए वहाँ, बहुत बड़े बड़े लोग, डिग्निटरीज थी, तो उसके इस कंसर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, उसको काफ़ी चेयर्स मिले। समझ रहे हैं? दिस यंग गर्ल हेल्प्ड अप हर हैंड फॉर साइलेंस, और उसने हेल्ड अप हर हैंड फॉर साइलेंस। लेकिन इस छोटी लड़की ने क्या किया, जब लोग बहुत तेज़ी से उसके लिए तालियां बजा रहे थे, तो इसने लोगों को हाथ के इशारे से रोका और कहा कि मेरे लिए ताली मत बजाओ। Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. फिर उसने ब्रेल के बारे में तकरीर की। किसके बारे में? अब वहाँ लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जमा हैं, कंसर्ट चल रहा है। ये कहते थे अगर कुंजे गवन वोल जमा गसन तमिस इंडियन सास बज लुक यवन। अब ये बहुत बड़ा कंसर्ट था, समझ रहे हैं? तो इसके बाद जो है उसने क्या किया, उसने ब्रेल के बारे में कहा, और जो उसने कोड बनाया था उस कोड के बारे में बातें की। सब लोगों को पता चल गया। अब क्या हुआ? आई बेग यू टू अपलाउड हिम नॉट मी, शी सेड आई प्ले थ्रू हिज आईज। उसने कहा मेरे लिए ताली मत बजाओ, ब्रेल के लिए ताली बजाओ, क्योंकि मैं उसकी आंखों से देख रही हूं। ये बात जो लोगों ने सुनी तो उनको पता चल गया कि असल इसके पीछे कौन है, लुइस ब्रेल है। The next day, the Paris newspaper was filled with the stories about Braille and his work for his blind people. और अगले सुबह जब न्यूज़पेपर्स आए, उनमें ब्रेल की कहानियां छपी हुई है। ब्रेल ने क्या किया, इस तरह किया, तो अब वो वायरल हो गया। कौन? ब्रेल। So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. इतना ज़्यादा शौक पैदा हुआ कि बहुत सारे स्कूलों ने इस सिस्टम को अपने स्कूलों में ले लिया। When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. और जब ब्रेल को ये खबर मिल गई कि वो छा गया है पूरा, तो वो रोया। अब ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी यूं ही ज़ाया नहीं हो गई थी। दिस वाज इन 1852, 1829 में उसने ये किया। 1852 में उसको मिला ये कि अब जो ब्रेल है इसको अडॉप्ट किया जाए। When Braille was 43 years old, उस वक्त उसकी उम्र 43 साल थी। 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis's system and named it after him. और उसके बाद इस कॉलेज में जो यंग ब्लाइंड इंस्टीट्यूट था, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसका ही नाम अच्छा आज ब्रेल कोड वनन क्या था। तो उसके उस सिस्टम को इसी का नाम दिया गया। बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल, और इनको ट्रांसलेट किया गया, बहुत सारी किताबों को ब्रेल में ट्रांसलेट किया गया। एंड थ्रू बुक्स द ब्लाइंड फाउंड एम्पावरमेंट दे हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ। और इस तरह से जो अंधे हैं उनको वो ताकत मिल गई जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तो यही इसका असल में जो कहानी का जो था क्या नाम था, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। थैंक्स अ लॉट। चलिए।